गणेश देवी भारत के प्रसिद्ध भाषाविद और साहित्य आलोचक, भारत भाषा अनुसंधान एवं प्रकाशन केंद्र बड़ोदरा के संस्थापक निदेशक रहे हैं। वे पहले सयाजी राव गायकवाड़ विश्वविद्यालय बड़ोदरा के अंग्रेजी के प्राध्यापक थे। डॉक्टर देवी भाषा नामक एक गैर राजनीतिक ट्रस्ट से जुड़े हुए हैं जो गुजरात के जनजातीय क्षेत्रों में विशेष रूप से सक्रिय है। डॉक्टर देवी मानते हैं कि भारत से लोक की जुबान काटने की सुनियोजित साजिश की जा रही है। भाषा इसी के विरुद्ध एक अभियान है। भारत की लुप्त होती जा रही भाषाओं पर व्यापक सर्वेक्षण, संवर्धन और संरक्षण तथा दस्तावेजीकरण करने का उन्होंने बीड़ा उठाया है। उनके नेतृत्व में पीपल्स लिंग्विस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया ने भारत की 700 से ज्यादा जीवित भाषाओं का सर्वेक्षण किया है। श्री देवी को साहित्य एवं शिक्षा के क्षेत्र में योगदान के लिए 1914 में पद्मश्री से सम्मानित किया गया। इसके अलावा श्री देवी को सार्क साहित्य पुरस्कार, साहित्य अकादमी पुरस्कार सहित कई पुरस्कार मिल चुके हैं। दर्जनों पुस्तकों के लेखक श्री देवी जी का हम आज के कार्यक्रम में स्वागत करते हैं और अनुरोध करते हैं कि अपना व्याख्यान प्रस्तुत करें। सभी को दिल से बोलना चाहता हूँ, नमस्कार करना चाहता हूँ। हम देख विचारधारा में कार्यकर्ता भी है, जवान है, सबको पहुंचाना चाहता हूँ। बोलने का मौका दिया समिति को देना, शायद फोन किया तो मैंने तुरंत ही कहा था कि हाँ मैं जरूर आऊंगा, आना चाहता हूँ, कुछ बातें के साथ साझा करना चाहता हूँ, शेयर करना चाहता हूँ। बात ये है, समाजवाद विचारधारा के रूप में बहुत ही सही विचारधारा होते हुए भी, और जो इस विचार से जुड़े हैं वो समाज का काम करने का बीड़ा उठाए करने वालों आज कुछ अंधेरे में क्यों है, कुछ बदलाव लाना हो इसमें तो क्या करना है, इसके बारे में मेरी जितनी समझ है उतनी मैं आप सबको शेयर करना चाहूंगा, बड़ी विनम्रता के साथ। न कि मैं कुछ इस बारे में ज्यादा जानता हूं इसलिए नहीं, आप में से कोई भी मेरे जैसे इस चिंता में नहीं है, इसलिए क्योंकि वैसा नहीं है, इसलिए मैं आपके सामने मेरे विचार रखना चाहता हूं। क्योंकि अगर इस समय हम सब इकट्ठा ना हो जाए तो, और समाजवाद के बारे में नए सिरे से ना सोचे तो बहुत बहुत देरी हो चुकी होगी। बड़ी आशा से, बड़ी विनम्रता से मैं आपके सामने कुछ चंद विचार रखना चाहता हूं। सबसे पहले, समाजवाद
की निर्मिति जब हुई, उसके विकास क्रम में सबसे पहला तबक्का था, वो समय है यूरोप में 18वीं सदी का, फ्रेंच रेवोल्यूशन के आरंभ के पहले का। फ्रेंच रेवोल्यूशन के पहले सिंडिकैलिस नाम से जो जाने जाते, सिंडिकैलिस फ्रांस में और कुछ हद तक उस समय के प्रशिया में यानी जर्मनी में, आज के जर्मनी में काम कर रहे थे। और उनको लग रहा था कि चर्च के सामने राज्य सत्ता खड़ी हो गई है, लेकिन चर्च से छुटकारा पाने के बाद राज्य सत्ता से गुलाम बनने से अगर समाज को रोकना होगा तो और कुछ नया तरीका निकालना पड़ेगा। इसलिए कुछ संकल्पनाएं, कुछ कॉन्सेप्ट्स सामने आने लगी। जैसे लिबर्टी एक कॉन्सेप्ट था, जो फ्रेंच रेवोल्यूशन में लिबर्टी, फ्रेटर्निटी, इक्वालिटी, ये लिबर्टी किसी देश से लिबरेशन की बात नहीं थी। उस लिबर्टी का अर्थ वो एक देश के सत्ता से आजाद होने की बात नहीं थी, लेकिन देश के अंदर लोगों को आजाद करने की बात थी। ये बात लिबर्टी तब मिल सकती है कि जब कुछ हिस्से में इक्वालिटी होगी, और इसलिए लिबर्टी और इक्वालिटी ये दोनों लफ्ज एक साथ मिला के वो बोल रहे थे। ये फ्रेंच रेवोल्यूशन की कुछ घोषणा बनी। हम जानते हैं कि उस रेवोल्यूशन से कुछ भी पैदा नहीं हुआ। रेवोल्यूशन नेपोलियन बोनापार्ट के हाथ में गई। उसके बाद यूरोप में बहुत युद्ध हुए और उन युद्धों का परिणाम लिबर्टी और इक्वालिटी बढ़ने के बजाय नेशनलिज्म बढ़ने में हुआ। 1815 में नेपोलियन का जमाना खत्म हुआ। उसी समय इटली में नेशनलिस्ट मूवमेंट शुरू हुई। कुछ समय के बाद, लगभग 21 साल के बाद, जर्मनी में उसी तरह की मूवमेंट शुरू हुई। यूरोप के कुछ लोगों को लगा कि नेशनलिज्म के मूवमेंट से शायद आजादी का नया एहसास आएगा, लेकिन उस आजादी के एहसास में कहीं से भी किसी से भी आजादी शामिल नहीं थी, क्योंकि इटली में और जर्मनी में राजाओं को स्वीकारा गया था। इटली और जर्मनी में किसी इनइक्वालिटी से आजादी पाने की बात नहीं हुई थी। हाँ, जर्मनी में जब ये बात शुरू हुई 1848 में, कुछ बहुत सारे देशों में छोटी छोटी क्रांतियां हुई, रेवोल्यूशंस उन्हें कहा गया। उन छोटे छोटे क्रांतियों में समानता की, समता की बात जरूर उठी, बल्कि इसी को लेके सबसे पहले कार्ल मार्क्स का कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो लिखा गया और वर्कर्स ऑफ द वर्ल्ड यूनाइट, इस तरह का आह्वान पूरे दुनिया के श्रमजीवियों को मिला। लेकिन जर्मनी और इटली दोनों नेशनलिज्म के नशे में आगे चले, नेशंस बने, और अंत में उस नशा का बहुत खराब परिणाम उसके बाद 80 साल के बाद दूसरे विश्व युद्ध में हमने देखा कि उसका परिणाम फैसिज्म में होता है। अगर इस इतिहास के तरफ हम देखें तो सबसे पहले जो मैं समझता हूं वो नेशनलिज्म, ये सोशलिज्म का सबसे अहम दुश्मन बिल्कुल शुरुआत से रहा है। जब तक हम नेशनलिज्म पे आघात नहीं करेंगे,
उसकी चिकित्सा, उसका एनालिसिस, उसकी जो जहां जुड़े वहां आलोचना नहीं करेंगे, तब तक हम समाजवाद की दिशा में आगे जाते जाते हुए भी पीछे ही जाते रहेंगे। दूसरी बात, समानता के लिए फ्रेंच रिवॉल्यूशन, उसके बाद मार्क्सिज्म, फ्रेंच विचार से प्रेरित मार्क्स से थोड़े अलग सोशलिस्ट सर्कल्स, उन सोशलिस्ट सर्कल्स का 19वीं सदी में इकट्ठा आना, उसे एक सोशलिज्म का बहुत ही जबरदस्त प्रभावशाली विचार पूरे दुनिया में फैलना, इस पूरी प्रक्रिया में एक, अगर मैं संस्कृत शब्द का इस्तेमाल करूं तो अनुस्यूत एक इम्प्लिसिट संकल्पना रही, और वो संकल्पना थी कि द स्टेट apparatus shall will, shall desire, shall intend to effect, to bring about equality in the society by using the state as an apparatus. तो राज्य सत्ता का इस पूरे सपने में एक कुछ हद तक बहुत महत्व का हिस्सा था। हाँ, मैं जानता हूं कि समाजवाद की असली व्याख्या परिभाषा है कि एक मार्ग है, रास्ता है, उस पे चलते रहना, वो बहुत लंबा भी है, लेकिन इस रास्ते के कुछ प्रवास के इतिहास के दरमियान स्टेट apparatus को अहम माना गया। ये केवल इस विचारधारा ने नहीं माना, लेकिन पूरे दुनिया में जो देश, जो समाज राजाओं से मुक्त होके एक नया सपना देखने की शुरुआत कर रहे थे, उन लोगों को लगा, वहां प्रजा को लगा कि इस बार राजा नहीं होंगे लेकिन राज्य होगा, वो प्रजा का राज्य होगा। वो डेमोक्रेटिक हो सकता है, इलेक्ट्रल हो सकता है, अलग अलग प्रकार से चुने गए प्रतिनिधि का राज्य हो सकता है, लेकिन राज्य होगा, स्टेट। और वो राज्य ये इनइक्वालिटी कम करने के लिए एपरेटस बना रहेगा, असमानता, असंतुलन कम करने के लिए वो एक हथियार बनेगा। आज पूरे दुनिया में स्टेट बहुत खराब स्थिति में है। अगर हमारी सोच इस नए दुनिया में, आज के 21वीं सदी की दुनिया में स्टेट कहां पहुंची है, ये सवाल ना उठाए तो हमारी सोच बहुत ज्यादा हद तक इनइफेक्टिव रह जाएगी। क्योंकि हम आज भी सोचते हैं कि हाँ, राज्य व्यवस्था किसानों को न्याय देगी, राज्य व्यवस्था श्रमिकों को न्याय देगी, राज्य व्यवस्था युवाओं के लिए समान शिक्षा, नागरिकों के लिए समान स्वास्थ्य व्यवस्था, खाद्य सुरक्षा, न्याय व्यवस्था दे देगी। लेकिन हम सब जानते हैं कि द स्टेट इज ऑलरेडी सोल्ड आउट। ये यूनाइटेड स्टेट्स में है, फ्रांस में है, स्पेन में है, हमारे यहाँ है, और जो बहुत ही भक्कम सोशलिस्ट राष्ट्र रहे, उनके यहाँ भी ये स्थिति बड़े पैमाने पे उत्पन्न हो रही है। मुझे ये बताने की जरूरत नहीं कि आज अगर देश में नरेंद्र मोदी या बीजेपी या आरएसएस सरकार हो
तो वो नाम के वास्ते है, असली सरकार है अडानी और अंबानी की। कैपिटलिज्म के सामने लड़त देना, ये सोशलिज्म का पहला ऑब्लिगेशन हमने स्वीकारा है। लेकिन इस लड़त में, जिसे फलक्रम कहते हैं, जिसके आधार पे, जिस संकल्पना के आधार पे यह लड़त होती है कि हाँ हम कैपिटलिज्म के सामने लड़ेंगे, तो एक दिन ऐसा आएगा कि स्टेट कैपिटल को कंट्रोल में रख के समानता लाने के लिए उस तरह के कानून अदा करेगी। अगर स्टेट ही चला गया तो इस लड़त का रूप अलग बनना जरूरी है। सोशलिज्म का आरंभ आजादी के संकल्पना से हुआ, आजादी के सपने से हुआ। और यह आजादी कोई अन्य देश के से या एक देश के अंदर और कोई अलग देश बनाने के हेतु से नहीं, क्योंकि हमारी सोच में राष्ट्र बहुत ही अहमता बहुत कम रखता है। वो एक नेसेसरी स्टेज हम मानते हैं। लेकिन आजादी अगर सभी के पास पहुंचना हो तो उस आजादी की परिभाषा भी क्या है, ये हमें एक बार गहराई से, नजदीकी से देखना होगा। और ये देखते समय आज टेक्नोलॉजी, खास करके इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, खास करके डिजिटल मीडियम की टेक्नोलॉजी हमें के बारे में हमें सोचना होगा कि ये टेक्नोलॉजी जो बहुत बड़ी मात्रा में बहुत बड़े काम करने के लिए, श्रमिकों के परिश्रम कम करने के लिए उपयोग में आने वाली थी, वो आज स्टेट सर्वेलेंस के लिए इस्तेमाल की जाती है। पूरी डिजिटल टेक्नोलॉजी केवल पुलिसिंग के काम के लिए लगाई जाती है। और इस डिजिटल टेक्नोलॉजी की वजह से, उसके मदद से, जो हमारा बहुत नजदीकी दोस्त था मीडिया, वो खत्म हो चुका है। सोशलिज्म का सबसे नजदीकी दोस्त मीडिया रहता था, क्योंकि मीडिया में लिखने वाले, मीडिया चलाने वाले, भले वो बिजनेस हाउसेस हो, लेकिन उसके जो संपादक मंडल होते हैं, उसमें लिखने वाले, वो आमतौर पे सोशलिस्ट विचारधारा के नजदीक के रहे। लगभग पिछले 100 साल में मीडिया ने सोशलिज्म को आगे ले जाने के लिए काफी मदद दी। लेकिन आज मीडिया में सोच समाज के सामने रखना ये संभव नहीं है। वहां तो केवल चिल्लाना है और प्रोपोगंडा है, और वो प्रोपोगंडा ये केवल और केवल स्टेट के लिए है, जो स्टेट कॉरपोरेट के लिए है। इसलिए कॉरपोरेट, स्टेट, मीडिया, हमारे दो दोस्त कॉरपोरेट ने खा डाले हैं। मीडिया हमारा दोस्त होता था, वो चला गया। स्टेट हमारी दोस्त होती थी, हमारी आशा स्थान होती थी, वो चली गई। इसलिए आजादी की संकल्पना सोचते समय में टेक्नोलॉजी से उसे क्या खतरा पैदा हुआ है, ये भी सोचना पड़ेगा। अब मैं तीसरा मुद्दा आपके सामने रखना चाहता हूं। जब 18वीं सदी में आजादी की संकल्पना आई, लिबर्टी, और 19वीं सदी में इक्वालिटी, स्वातंत्र्य और समानता, ये दोनों संकल्पनाएं समाज ने स्वीकारी थी। ये संकल्पना इसलिए नहीं आई थी कि कोई कैरिस्मेटिक लीडर्स थे
और उन्होंने समाज को ये दे दी और फिर समाज ने स्वीकारी। हाँ, ये सच है कि वह बहुत अच्छे राइटर्स, बहुत अच्छे चिंतक, बहुत अच्छे फिलोसोफर्स, जिसमें अनेक नाम हम ले पाएंगे, ये सच है। लेकिन पूरे समाज में एक परंपरा से निकल के आधुनिक समाज के तरफ जाते समय आजादी होने की जरूरत है, लिबर्टी होने की। फ्रीडम नहीं, लेकिन लिबर्टी। लिबर्टी यानी कम से कम जो मराठी में मुभा शब्द है, कम से कम जो सहूलतें होती है वो होने की नागरिक को जरूरत है। ये सोच पूरे समाज में थी। आज उसे भी खतरा पैदा हुआ, हमारे नजर के सामने है। वो किस प्रकार से है, ये मैं कुछ थोड़े शब्दों में रखता हूं, उसके बाद में उसके अगले मुद्दे, उसके आगे के बिंदु पे जाता हूं। 19वीं सदी थी जब विकास की जब परिभाषा होती थी, तो हर एक को खाने के लिए मिले, काम मिले, काम का जो मेहनताना है, मजूरी है, वो मिले। 20वीं सदी के आरंभ में हर एक को मकान हो, कपड़े हो। 20वीं सदी के मध्य में रास्ता हो, बिजली हो, सड़क। और यही तो हमारी स्लोगन्स रही, सड़क, बिजली, पानी। उसे हम चिल्लाते रहे, वो मिलाने के लिए कोशिश करते रहे। लेकिन देखिए 1960 के दशक में एक रशियन एस्ट्रोनॉट ने डेवलपमेंट की नई परिभाषा लाई और उन्होंने ये कहा कि आप अब भूल जाइए कि कौन सा समाज कितना विकसित है, ये मापने के लिए किसका वजन कितना है, किसकी हाइट कितनी है, बच्चों की कितनी कैलोरीज मिलती है, सब छोड़ दीजिए। किसके घर में कितने फ्रिज है, कितने फैन है, कितनी भैंसे, छोड़ दीजिए। एनर्जी का कंट्रोल कितना है, कितने यूनिट्स एनर्जी मिलती है, ये आप देखिए। परिभाषा स्वीकारी गई दुनिया में। ये परिभाषा स्वीकारने के बाद कुछ लोगों ने ये भी तय किया कि अगर पूरे दुनिया में एनर्जी पहुंचाने वाला सूरज जो है, ये पृथ्वी मंडल यानी हमारे प्लानिटरी सिस्टम को एनर्जी पहुंचाने वाला, उसकी एनर्जी अगर इकट्ठा की जाए, वो कैप्चर की जाए, उसका इस्तेमाल हो, तो इंसान को कोई भी परिश्रम नहीं करने पड़ेगी। और इसके लिए डायसन शेल नाम की कल्पना निकली, जिसके टेंडर्स भी बाहर निकल चुके हैं। और डायसन शेल में पृथ्वी से लगभग 10,000 किलोमीटर ऊंचाई पे पृथ्वी के चारों ओर से इंफ्रारेड रेस से कवर बनाना, उसमें वो रिमोट से खोल सकते हैं, बंद कर सकते हैं, उसमें सूरज की पूरी एनर्जी कैप्चर करना और इंसान के लिए इस्तेमाल करना। और सिविलाइजेशन की व्याख्या उसके साथ साथ हुई, स्टेज 1, स्टेज 2, स्टेज 3, स्टेज 4, और अंत में जाके इंसान पूरे कॉस्मोस की एनर्जी कंट्रोल में ला सकेगा। और जैसे मिथोलॉजी में, धर्मशास्त्रों में जिसे भगवान कहा जाता है, उस तरह से भगवान जैसे बनेगा। अब ये तो बहुत दूर की चीजें हैं, ये साइंटिस्ट कल्पना कर रहे हैं, लेकिन पूरे समाज के दिमाग में इसके कुछ अंश उतर चुके हैं। 50 साल पहले या 80 साल पहले एक 15-16 उम्र का बच्चा मानता था कि उसे परिश्रम करने पड़ेंगे, नौकरी करनी पड़ेगी, कुछ काम करना पड़ेगा, जाके बाद में 20-30 साल के बाद रिटायरमेंट के समय वो अपना घर बना पाएगा। बच्चों के लिए, उनके बच्चे, उसके बच्चे के लिए कुछ शिक्षा का इंतजाम कर पाएंगे। लेकिन आज 15-16 साल के बच्चे के दिमाग में ये होता है कि वो आने वाले 2 हफ्ते में या 1 महीने में 10, और ये पूरे समाज में फैला है, क्योंकि ये जो विकास की अपरिमित एनर्जी कंट्रोल, लिमिटलेस वेल्थ कंट्रोल, ये हर व्यक्ति को अपना हक लगने लगा है। दूसरी बाजू
ये एक तरह दुनिया की मानसिकता, और दूसरे बाजू आप सब जानते हैं, मैं केवल दोहरा रहा हूं जो आप जानते हैं, लेकिन इस समय वो दोहराना अच्छा रहेगा, ठीक रहेगा, इसलिए साउथ एशिया की तरफ देखिए हम, केवल साउथ एशिया, तिब्बत, नेपाल, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, बांग्लादेश, भारत, श्रीलंका, केवल इन देशों की तादाद आज दुनिया के 800 करोड़ में से 24% है। और इस साउथ एशिया में यानी एक चौथाई हिस्सा इन पूरे इंसान का, पूरे होमोसेपियंस का, और इनको फूड सिक्योरिटी में, इनका डेमोक्रेसी में रैंकिंग तो बहुत ही नीचे है। अगर दुनिया के 200 देश की तुलना में हम देखें, फूड सिक्योरिटी में हम बहुत कम है। हेल्थ में हम 60 के नीचे, कोई भी ये साउथ एशिया का कोई देश नहीं है पहले 60 में आए। शिक्षा में इन देशों की कोई भी इंस्टीट्यूशन पहले 40 क्रमांक में नहीं है, हमारे से 40 देश ऊपर। न हम हेल्थ में, न हम शिक्षा में, न हम फूड सिक्योरिटी में, न हम इंफ्रास्ट्रक्चर में, न हम खेती में, कहीं भी नहीं है। इतनी बड़ी तादाद, और जहां इस तादाद के लिए जो भविष्य है वो है बेरोजगारी का, और बेरोजगारी को लेके एक दूसरे की खून गिराने का, झगड़े करने का। ऐसे रोजी रोटी बगैर के लोगों को उल्लू बनाने वाले राजकीय क्लास का, राजनयिक क्लास का, वर्ग का, ये हमारा भवितव्य है। यानी समाज की मानसिकता अपरिमित रईसी, और दूसरी तरफ लिमिटलेस दारिद्र्य, इसके बीच में समाज है। ये जो डिवीजन है बहुत शार्प डिवीजन है, आप सब जानते हैं, मैं भी जानता हूं, इसको लेके हम रोज जूझते रहते हैं अलग अलग फ्रंट्स पे। लेकिन ये इसलिए दोहरा रहा हूं कि 18वीं सदी में और 19वीं सदी में विकास की जो परिभाषा पूरे समाज की थी, वो पूरे समाज की थी। आज हमारी विकास की परिभाषा पूरे समाज की नहीं है, वो आधे समाज, वो कुछ हिस्से के समाज की है। और हमारे हिस्से का जो समाज है, उसमें से भी किसी बच्चे के साथ, यहां तक कि अपने परिवार के बच्चों के साथ हम बात करते हैं, तो मानसिकता वही है जिसके सामने हम लड़ रहे हैं। मैंने ये 3 बातें आपके सामने रखी: समाज की मानसिकता, आजादी की परिभाषा, और स्टेट का रोल। अब ये हमारे तीनों स्थिर बिंदु थे समाजवाद का जब निर्माण हुआ तब। लेकिन ये तीनों स्थिर बिंदु जो है कांस्टेंट पॉइंट्स थे हमारे, जैसे पोलर स्टार कहे, जो ध्रुव तारा कहते हैं मराठी में। ये तीनों ध्रुव, ये तीनों पोलर स्टार हिल गए हैं। अब इनके हिलने से हमें ये सोचना जरूरी बनता है कि हमारे वैल्यूज बदले बगैर, हमारा मकसद बदले बगैर, मकसद छोड़े बगैर हमें नए सिरे से सोचना ही होगा। अगर ना सोचेंगे तो एक तरह हम समाज से इरेलेवेंट बनते गए और ज्यादा इरेलेवेंट बनेंगे। हमारी आजादी की परिकल्पना, व्याख्या पूरे दुनिया के आजादी के व्याख्या से थोड़ी अलग बनती गई है, वो अलग ही बनती रहेगी। स्टेट जिसके तरफ हम नजर लगाए बैठे हैं, वो तो फेल्ड गॉड ही नहीं, लेकिन वो फेडेड गॉड है, चला गया भगवान है, चली गई संकल्पना है। वो केवल शो के वास्ते स्टेट बची है,
हॉलो कंप्लीटली अंदर से वो खोखली ऐसी कोई चीज है। अब जैसे कोई खोखले भगवान की मूर्ति के सामने जाके सर पटकाते रहे तो क्या कुदरत बदलेगी? नहीं बदलेगी। इसी तरह से हमें ये सोचना होगा। मैं बड़ी विनम्रता के साथ आपके सामने रखना चाहता हूं कि इकोलॉजिकल डिजास्टर, इकोलॉजिकल इमरजेंसी के बारे में हमारी सोच क्या है। साइंटिस्ट कह रहे हैं कि होलोसिन के बाद अभी एंथ्रोपोसिन शुरू हुआ, अब दरिया की लहरें और ज्यादा उठेगी, हिमालय का बर्फ और ज्यादा पिघलेगा, नदियां उससे पागल हो जाएगी, बहुत बड़े तूफान आएंगे, बहुत सारे लोग शहर उससे चले जाएंगे, धरती तपने लगेगी, श्वास लेने के लिए हवा नहीं रहेगी। हमारी इसके बारे में सोच क्या है? इसके बारे में हमारी सोच है या नहीं है? यानी बहुत सीधे शब्दों में मैं कहूँ, पॉलिटिकली ग्रीन पॉलिटिक्स समाजवाद में किस ढंग से हम ला सकते हैं, ये सोचना ही पड़ेगा। तभी जाके 14 साल के, 15 साल के, 16 साल के बच्चों को समाजवाद ये प्यारा शब्द लगने लगेगा। दूसरी बात है जेंडर जस्टिस के बारे में। हम सब इक्वालिटी मानते हैं, हम सब स्त्री पुरुष समानता सदियों, कितने दशकों से मानते आए हैं। ये बात सही है, लेकिन प्रोएक्टिवली हम क्या कर रहे हैं उसके लिए? क्या हमारे संघर्षों में खास जेंडर को लेके कोई संघर्ष है? अगर है तो उसका नतीजा कैसे आया, उसके बारे में हम कुछ सोच सकते हैं क्या? मैंने ये दो चीजें कही, स्त्रीत्व जो गांधी के लीडरशिप में बहुत जबरदस्त था, और कुदरत के तरफ, प्रकृति के तरफ ध्यान देना। जब सोशलिज्म की निर्मित हुई तो स्टेट की छवि पुरुष की छवि थी। स्टेट एक दमदार ताकत थी, वो हम लेना चाहते थे, हासिल करना चाहते थे, उसके सहारे समानता लाने चाहते थे। आज वो पुरुषत्व की संकल्पना छोड़ के स्त्रीत्व को, फेमिनिटी को अगर हम सेंटर में लाएंगे तो समाजवाद फिर एक बार अपना झंडा बहुत ऊंचा लहरा सकेगा, ऐसे मैं मानता हूं। हमें बार बार ये देखने मिला है दोस्तों, साथियों, कि हमारे में से हर कोई एक समय या अलग समय चीख दिल से निकलती है कि साथियों आए हम इकट्ठा हो। और हर बार उस प्रयत्न के अंत में कुछ समय के बाद हम बिखरे हुए खुद को ध्यान आते हैं। हमारे में से हर कोई प्रामाणिकता से कोशिश करता है, हमारे में से कोई भी अप्रामाणिक नहीं है, किसी की कमिटमेंट कम नहीं है। लेकिन शायद हम इकट्ठा इसलिए नहीं आ रहे हैं, आ नहीं सके। ये बात छोड़ दीजिए कि कोई राज्य में इलेक्शन थी, उसमें कुछ हुए, उसके दो शक्ल हुए, दो हिस्से हुए, एक इधर गया उधर गया, वो सब एक बहुत मर्यादित ऐतिहासिक, मर्यादित ज्योग्राफिक स्पेस की बात है। लेकिन पूरे दुनिया के सोशलिस्ट इकट्ठा आने के लिए अगर साउथ एशिया 24%, चौथाई हिस्सा, एक पूरे मानव का 1/4 अगर आगेवानी नहीं कर सकता है तो हमारे सोच में कुछ खामियां है, ये स्वीकारना पड़ेगा। इसलिए मैं ये कह रहा हूं कि हम सब मिलके पूरे दुनिया को इसके बारे में नेतृत्व देने की क्षमता रखते हैं, लेकिन वो हम दे नहीं पा रहे, क्योंकि हमें जिन
कॉन्स्टेंट्स का सहारा लेके अपनी विचारधारा फिर एक बार स्टेट करनी है, वो हम स्टेट नहीं कर पाए। शायद बहुत खुल के, बहुत प्रामाणिकता से खुद को बार बार सवाल करके हमें ये नया विचार समाजवाद का, जिसमें समाज मध्य में है, समानता मध्य में है, स्वातंत्र्य आजादी मध्य में है, केंद्र में रखे तीनों को, लेकिन कुछ अलग हमें सोचना ही होगा। अगर हम ना करें तो हम पिछले कुछ दशकों में ज्यादा और ज्यादा इररिलेवेंट बनते गए, वो बनते जाएंगे। आज हमारे देश में फैसिज्म का दौर है, ये जो राइट विंग की ताकत उभर के आई है, वो तो हमारे लिए बड़ा चैलेंज है। और जिसे कार्ल मार्क्स ने कहा था ऑब्जेक्टिव कंडीशंस, बाहर की जो पूरी परिस्थिति, ये समाजवाद आगे आए यही परिस्थिति है। यहां आज सभी ऑब्जेक्टिव कंडीशंस उपस्थित है। गरीबी है, रोजगारी नहीं है, किसान मर रहे हैं, युवाओं के लिए कोई आशा बची नहीं है, औरतों के ऊपर दमन किया जा रहा है। सभी ऑब्जेक्टिव कंडीशंस होते हुए भी अगर आगे ना जा पाए तो उसका मतलब है हमारे अपने सोच के तरफ दोबारा देखने का आमंत्रण, फिर से दोबारा देखना पड़ेगा। और वो दोबारा देखने के लिए जो 3 कांस्टेंट्स की बात है, समाज, आजादी और स्टेट, इसकी नई रचना 21वीं सदी में क्या हुई है, और उसको हम आजादी आगे ले जाने के लिए, स्टेट को कुछ भक्कम करने के लिए कुछ समय तक, उसके बाद उसकी जरूरत नहीं है, लेकिन कुछ समय तक उसकी जरूरत है, उसे ताकत देने के लिए और समानता लाने के लिए 21वीं सदी में क्या स्टेटमेंट हम कर पाएंगे। केवल देश भारत या साउथ एशिया के परिप्रेक्ष्य में नहीं, लेकिन पूरी दुनिया के परिप्रेक्ष्य में किस ढंग से हम ये स्टेट कर पाएंगे, ये हमें बैठ के सोचना पड़ेगा। मुझे कहते हुए ये खुशी है कि पिछले 3 साल में दुनिया के बहुत सारे देशों के काफी सारे चिंतक और कार्यशील एक्टिविस्ट, थिंकर्स, लगभग 150 से ज्यादा लोग लगातार चर्चा करते रहे। उन्होंने एक नया मैनिफेस्टो निकाला है, सोशलिस्ट मैनिफेस्टो फॉर 21st सेंचुरी। मैंने सेवादल के पत्रिका में वो प्रिंट किया, उसकी कुछ कॉपीज प्रिंट करके डिस्ट्रीब्यूट की है मैंने, और उसका मराठी में अनुवाद करवाया है, हिंदी में उसका अनुवाद मैं करवाना चाहता हूँ। मेरी हिंदी इतनी अच्छी नहीं, किसी के पास से करवाना पड़ेगा। उस मैनिफेस्टो में अलग अलग देशों की स्थिति, पॉलिटिकल एनालिसिस और उनकी ऑब्जेक्टिव सिचुएशन, यानी मार्क्सिस्ट एंगल से ऑब्जेक्टिव सिचुएशन, उनके डेमोक्रेसी का जो उसकी चाल चलन है, वो सब ध्यान में लेके कुछ तर्क निकाले गए हैं। इसी तरह से वो जो स्टेटमेंट है वो एक ओवरव्यू है, वो जो मैनिफेस्टो है एक थोड़ा ऊपर से दूरी से देखा हुआ छायाचित्र है, छवि है। लेकिन हमें देश के अलग अलग राज्य, अलग अलग समाज के हिस्से, सोशल क्लासेस, अलग अलग एथनिक क्लासेस, जैसे ट्राइबल्स के बारे में, आदिवासियों के बारे में मार्क्स में बहुत चिंतन नहीं था, नोमैडिक कम्युनिटीज के बारे में नहीं था। तो ये सब इकट्ठा लेके हमें चिंतन करके हमारे देश के लिए भी नया मैनिफेस्टो निकालना चाहिए, कलेक्टिवली निकालना चाहिए। उसमें कोई एक नेतृत्व, कोई एक नेता होगा ऐसे नहीं। अगर कोई है, किसी को उस तरह की बुद्धि की देन है तो वो बने, लेकिन हमें नया स्टेटमेंट बनाना पड़ेगा, उसके साथ खड़ा रहना पड़ेगा, उसको अपनी कमिटमेंट देनी पड़ेगी। और वो स्टेटमेंट समाज तक, वो स्टेटमेंट इस तरह से बनाया जाएगा जो समाज को
आज की स्थिति में देख के बनाया गया है, न कि हमारे पुराने तर्कों से, लेकिन आज की स्थिति से आज के तर्क निकाल के ये करना पड़ेगा। इसके लिए अलग अलग क्षेत्रों के कुछ तज्ञ विद्वान, उनको भी कुछ कार्यकर्ता, उनको शामिल कर लेना पड़ेगा। मैंने शुरू में कहा कि आप में से हर कोई काफी दिग्गज नेता रहे हैं, चिंतक रहे हैं, कार्यशील रहे हैं, और मैंने ये कहा था कि बड़े विनम्रता के साथ ये विचार आपके सामने रखना चाहता हूं। मैंने अपने दिल से, मुझे बहुत महीनों से, बहुत समय से ये कहना था, कहा है। आप मेरी विनम्रता और मेरे विचार योग्य परिप्रेक्ष्य में स्वीकारेंगे, उसके बारे में सोचेंगे, आपके प्रतिभाव दे देंगे, ये मेरी आशा है। इस दिन जब हम एक बहुत ही निष्ठावान साथी की स्मृति ताजा कर रहे हैं, उस दिन अपनी जिम्मेवारी की स्मृति ताजा करने का भी मौका है। इसलिए मैंने ये किया। आप सबको मैं धन्यवाद देना चाहता हूं। शुक्रिया। थैंक यू।